हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, हम लोग बिहार पीजीटी यानी बीपीएससी पीजीटी जो दिसंबर माह में 16 तारीख को होने वाला एग्ज़ाम है, भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। आज हम लोग भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 8 देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 7 देख चुका है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है टोटल 80 क्वेश्चन का है, क्योंकि जो बिहार पीजीटी का एग्जाम होगा टोटल 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन भाषा के होंगे, 40 क्वेश्चन समान अध्ययन के होंगे और 80 क्वेश्चन विषय के होंगे। ठीक है, तो विषय और समान अध्ययन के क्वेश्चन से आपकी मेरिट बनेगी। तो हम जो विषय के 80 क्वेश्चन है भूगोल विषय के, उसके प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ठीक, यह प्रैक्टिस सेट 8वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग टोटल प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारे लाभ होंगे। ठीक है, क्योंकि यह सब जो भी प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः एनसीईआरटी जो बुक है कक्षा 11-12, ठीक है, 9-10 की बुकों से बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। यह एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? जो पृथ्वी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेटल और कोर में। ठीक है, जो मेटल है उसमें किन तत्वों की प्रधानता होती है इसको आपको बताना है। तो जो पहला परत होता है उसको सियाल बोलते हैं, जो दूसरा होता है उसको सीमा बोलते हैं। ठीक है, सीमा को ही मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सीमा होती है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है? तो सीमा यानी सिलिकम और मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकन, सिलिका और मैग्नीशियम। तो ए का तीसरा यानी सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टेलीग्राफ पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? जो टेलीग्राफ पठार है निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ए है उत्तरी प्रशांत, बी है उत्तरी अटलांटिक, सी है दक्षिणी हिंद महासागर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टेलीग्राफ पठार है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? जो महासागरीय सतह हैं उनका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ए है ग्रेनाइट, बी है बेसाल्ट, सी है परतदार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, जबकि महाद्वीपीय सतह का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। आप लोग ध्यान दें, महाद्वीपीय सतह का निर्माण क्या हुआ है? ग्रेनाइट से हुआ है, जबकि महासागरीय का बेसाल्ट से। बेसाल्ट थोड़ा भारी चट्टान होती है और ग्रेनाइट उससे अपेक्षा हल्की चट्टान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। बलन क्रिया का परिणाम है। जब बलन होगा, ठीक है, तो उस क्रिया का क्या परिणाम होगा? तो ए है भूविक्षेपी बल, बी है पर्वत निर्माणकारी बल, सी है बहिर्जात बल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बलन क्रिया होगी वह पर्वत निर्माणकारी बल से होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 5। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? जो भूपृष्ठ होता है यानी ऊपरी पृथ्वी का ऊपरी परत 3 परतों में विभाजित है। जो ऊपरी परत है, ठीक है, वह अवसादी शैलों से निर्मित है। तो अवसादी शैलों कितने प्रतिशत अवसादी शैलों से यह ऊपरी परत ढका हुआ है? तो ए है 75%, बी है 65%, सी है 70%, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 75% भाग अवसादी शैलों से भूपृष्ठ ढका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? मान लीजिए पृथ्वी है और यह है सूर्य, तो इनके जो बीच की दूरी है सबसे कम कब होती है? ठीक है, एक बार सबसे कम दूरी पर होती है और एक बार सबसे अधिक दूरी पर होती है। मान लीजिए कम है और ये अधिक दूरी पे है, तो कब कम होती है कब ज़्यादा होती है? ए है 4 जुलाई, बी है 22 दिसंबर, सी है 3 जनवरी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। ठीक है, इसको कहते हैं उपसौर, उपसौर भी कहा जाता है। 3 जनवरी को जो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। ठीक, जबकि 4 जुलाई को क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, उसको कहते हैं अपसौर। ठीक है, क्या कहते हैं? अपसौर, याद रहे, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं पहचाना। ठीक है, तो ए है जलवाष्प, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ओजोन, ये सब सारे क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, उपोष्णकटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब के बीच बहने वाली, वायुदाब यहाँ छूट गया है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब के बीच बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहा जाता है। ठीक है। ए है ध्रुवी पवन, ध्रुवी पूर्वी पवन, बी है व्यापारी पवन, सी है पछुआ पवन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापारी पवन। ठीक है। मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, इसको 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य जो एक निम्न वायुदाब की पेटी बनती है, जो कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है। उसके बाद 25 से 30 दोनों गोलार्धों में 25 से 30 के बीच एक उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी बनती है। वहाँ से उपोष्ण उच्च वायुदाब से हवाएं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। ठीक है। इस तरह। ठीक। तो इसको कौन सी हवाएं कहते हैं, इसी को कहते हैं व्यापारिक पवन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, सोनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है। सोनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ए है मंगोलिया, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अमेरिका, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अमेरिका में है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनोरन रेगिस्तान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की लवणता हिंद महासागर की लवणता से कम है, इसका कारण है। जो बंगाल की खाड़ी है उसकी लवणता पूरे हिंद महासागर की लवणता से कम है। ठीक है। तो इसका क्या कारण है। ए है वाष्पीकरण, बी है नदी के पानी का प्रवाह, सी है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो कारण है यह है नदी के पानी का बहाव। ठीक है। इस तरह मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, भारत है, और यह है हिंद महासागर, यह है बंगाल की, सॉरी यह है अरब सागर, यह है हिंद महासागर, यह बंगाल की खाड़ी। अब टोटल दोनों क्या है, हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी की जो लवणता है यह कम पाई जाती है। ठीक है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तमाम नदियाँ आके बंगाल की खाड़ी में अपना स्वच्छ जल गिराती हैं, इसलिए यहाँ की लवणता कम पाई जाती है। उसके अपेक्षा अरब सागर की लवणता ज़्यादा पाई जाती है और हिंद महासागर की लवणता ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना कहलाता है। समुद्री जो जल होता है लयबद्ध, ऊपर नीचे उठना। ठीक है। क्या कहलाता है। तो ए है लहर, बी है सुनामी, सी है ज्वार भाटा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं ज्वार और भाटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है। ए है ब्राज़ील धारा, बी है गल्फ धारा, सी है फाकलैंड धारा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो फाकलैंड धारा है यह ठंडी धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम और गल्फ धारा और ब्राज़ील धारा ये दोनों गर्म जल धारा है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है। तो ए है उत्तरी प्रशांत, बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्रेट ओशन मार्ग है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता। मान लीजिए यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और यह है दक्षिण अमेरिका, ठीक, इधर है यूरोप, ठीक, इधर है अफ्रीका। तो यहाँ से एक जलमार्ग बनाया गया है, ठीक है, समुद्री जलमार्ग, इसको कहते हैं ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग। यह उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं, किसकी प्रतिरूप हैं। ए है शीतोष्ण वन, बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, सी है सवाना की, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रवाल भित्तियाँ है वो समुद्री प्रतिरूप हैं, किसकी हैं, वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्रतिरूप, ठीक है, प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसाबी रंज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है, ठीक है, तो जो मैसाबी रेंज है वह किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। ए है तांबा, बी है लौह अयस्क, सी है यूरेनियम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैसाबी रेंज लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह कहाँ है, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? जो विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए है वर्गीज कुरियन, बी है एम स्वामीनाथन और सी है नॉर्मन बोरलाग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलाग, ठीक है। जबकि एम स्वामीनाथन वह भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। जबकि जो वर्गीज कुरियन है वह श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसके जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देते हैं 17। एक फसली कृषि विशेषता है, जो एक फसली कृषि होती है उसकी किसकी विशेषता है? ए है व्यापारिक अन्न कृषि की, बी है चलवासी कृषि की, सी है आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो एक फसली कृषि वह व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरिय मैदान, ठीक है, बेल्ट मैदान, अर्जेंटीना के पंपास मैदान में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स मैदान में जो गेहूं की कृषि की जाती है वह एक फसली कृषि की विशेषता है। जबकि चलवासी कृषि में क्या होती है, यह आदिवासी लोग करते हैं। और आत्मनिर्भरता मूलक यानी इसको गहन कृषि कहते हैं, जो विकासशील देशों में किया जाता है, गेहूँ और चावल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में किस प्रकार की गेहूँ की कृषि की जाती है? भारत में जो गेहूँ की कृषि होती है वह किस प्रकार की जाती है, ठीक है। ए है बसंतकालीन, बी है शीतकालीन, सी है ग्रीष्मकालीन, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो गेहूं की कृषि की जाती है वह शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है, क्योंकि देखिए अभी ठंडी आ गया, अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग के यहाँ गेहूं की फसलें बोई जा रही हैं, ठीक है, इसको कहते हैं शीतकालीन की। और जबकि अमेरिका में, चीन में, इन सब में ग्रीष्मकालीन और बसंतकालीन दोनों प्रकार की कृषि गेहूँ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य मतलब प्राचीन जनजाति है, ठीक है। जो भारत की प्राचीनतम जनजाति है, आद्य मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। तो कौन सी जनजाति भारत की प्राचीन है? वह ए है गोंड, बी है जारवा, सी है जुआंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है वह है जारवा। यह कहाँ पे है? इंडोनेशिया, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह जनजाति पाई जाती है, अंडमान, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम मतलब मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ए है धान का खेत, बी है घास का मैदान, सी है झील, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो धान का खेत है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना थी 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ए है टांसले, बी है चार्ल्स एल्टन, सी है मायर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड चार्ल्स एल्टन महोदय ने, ठीक है, विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 22। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। जो भूमिगत जल होता है उसको प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? ए है बैक्टीरिया, बी है शैवाल, सी है आर्सेनिक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आर्सेनिक है यह एक अजैविक प्रदूषक है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, जबकि बैक्टीरिया और शैवाल दोनों भूमि को प्रदूषित तो करते हैं लेकिन यह जैविक प्रदूषक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जबकि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? जो सू नहर है वह किसको जोड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा राइट आंसर ह्यूरन को सुपीरियर से, ह्यूरन को सुपीरियर से। तो जो अमेरिका में ग्रेट लेक्स झील है वहाँ पे 5 झीलें हैं, ठीक है। वहीं पे तमाम झीलें भी, नहर भी हैं। उन नहरों को आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे किस झीलों पे कौन से नहर है, ठीक है। तो जो सू नहर है वह ह्यूरन को सुपीरियर झील से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 25। चलवासी पशुचारण संबंधित है। जो चलवासी पशुचारण कृषि की जाती है वह संबंधित है, तो कहाँ की वह है? तो ए है टैगा प्रदेश, बी है टुंड्रा प्रदेश, सी है दक्षिण पूर्वी एशिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है दक्षिण पूर्वी एशिया की, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मैंग्रोव वनों के लिए अनुकूल क्षेत्रों के निर्माण हेतु पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से कौन सी महासागरीय नीतल की स्थलाकृति महत्वपूर्ण है? तो ए है महाद्वीपीय मग्न तट, बी है महाद्वीपीय उभार, सी है महाद्वीपीय ढाल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ए है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक, यानी 26 का एक। क्वेश्चन नंबर 27, मानव भूगोल को मानव समाज एवं पृथ्वी सतह के संबंध के संश्लिष्ट अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ए है रैटजेल, बी है सिंपल यानी सिंपल, सी है ब्लास, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहे थे रैटजेल महोदय। ठीक है, जबकि यहाँ पर दे देता मानव समाज एवं अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंधों के संश्लिष्ट अध्ययन है, तो यह रैटजेल महोदय नहीं कहा था, वह कहा था सैम्पुल महोदय। जब अस्थिर पृथ्वी की बात आ जाए, यहाँ पे मानव समाज एवं पृथ्वी सतह के संबंध के संश्लिष्ट अध्ययन कर रहा है, तो टेलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा मानव पृथ्वी तल की उपज है? ठीक है, किसने कहा मानव जो है पृथ्वी तल की उपज है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा, ए है रैटजेल, बी है ब्लास, सी है टेलर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मानव पृथ्वी तल की उपज कांट महोदय ने कहा था। कांट ऑप्शन में नहीं है, इमैनुअल कांट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, जापान के किस औद्योगिक प्रदेश को जापान का डेट्राइट कहा जाता है? ए है ओसाका कोबे, बी है टोक्यो योकोहामा, सी है नगोया, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा सी, नगोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है। जबकि भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? चेन्नई को। आप लोग ध्यान देंगे, हम इसके पहले जो प्रैक्टिस से चलाए थे उसमें वह क्वेश्चन जरूर है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, समुद्र में पाए गए लवणों को उनकी प्रचुरता के अनुसार अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए। ठीक है, तो अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा से कम की ओर जाना है। ठीक, तो देखते हैं, इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। तो तीनों ऑप्शन में देखिए, सोडियम के बाद पोटेशियम हो गया, यहाँ पे सोडियम के बाद कैल्शियम हो गया, इसलिए इसका बी हो जाएगा। और डी तो देख ही रहे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31, प्रवास का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किससे संबंधित है? किसने दिया? तो जो गतिशीलता संक्रमण मॉडल है प्रवास से संबंधित, किसने दिया? ए है रेवेस्टन द्वारा, बी है जेलिंस्की द्वारा, सी है ली द्वारा, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रवास का गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलिंस्की द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह, ठीक है, जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? ए है शुक्र ग्रह, बी है पृथ्वी ग्रह, सी है बुध ग्रह, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों ग्रह जोवियन ग्रह के श्रेणी में नहीं आते हैं, यह पार्थिवी ग्रह के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो जोवियन ग्रह हैं वह क्या होते हैं? गैसों से बने होते हैं, जैसे शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। ठीक है, ये सब ग्रह जोवियन ग्रह हैं, जो हल्के पदार्थों मतलब गैसों से बने होते हैं। इनका आयतन तो बड़ा होता है लेकिन घनत्व तो कम होता है। जबकि पार्थिव ग्रह जो है वह क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं लेकिन ठोस के बने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र असम में अवस्थित है? ए है डिगबोई, बी है शिव सागर, सी है नाहर कटिया, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो है नाहर कटिया, शिव सागर, डिगबोई, तीनों जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं यह असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिनी तट से मिलने वाली सहायक नदी है? ए है संकोश नदी, बी है मानस नदी, सी है सुबनसिरी नदी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो नदियां हैं यह ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी तट पे मिलती हैं। तो मान लीजिए ठीक, आप लोग ध्यान देंगे, दाहिनी और बाईं तट से मिलने वाली नदियों की जरूर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से किसने दो व दो से अधिक समोच्च रेखाएं मिलती हैं? निम्नलिखित में से किसमें दो व दो से अधिक समोच्च रेखाएं मिलती हैं? ए है जलप्रपात, बी है कटक, सी है पठार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलप्रपात। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक समोच्च रेखाएं मिलती हैं। जलप्रपात यहाँ दे दे या ऑप्शन में झरना दे दे, दोनों एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? ठीक है, पहले युग्म होना चाहिए फिर नहीं है होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ए है माता टीला बेतवा नदी, शिव समुद्र कृष्णा नदी, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी। तो इसमें जो शिव समुद्रम बांध है वह कृष्णा नदी पे नहीं है, यह है कावेरी नदी पे, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, जल संचयन संरचना निर्माण हेतु नीरू मीरू जल और आप योजना लागू की गई। ए है आंध्र प्रदेश में, बी है राजस्थान में, सी है पंजाब हरियाणा में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नीरू मीरू यानी जल और आप योजना था वह आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा बृहत मापनी मानचित्र है? ए है दीवारी मानचित्र, बी है भू संपत्ति मानचित्र, सी है एटलस मानचित्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बृहत मापनी मानचित्र है वह है आपका भू संपत्ति मानचित्र। ठीक है, एक और होता है अश्लाकृति मानचित्र रहता है, वो भी हो जाता है, लेकिन अश्लाकृति मानचित्र ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है? किसे मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है? ए है मौसमी सूखा को, बी है कृषि सूखा को, सी है पारिस्थितिकी सूखा को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मृदा नमी सूखा है वह उसको कृषि सूखा भी कहा जाता है, कृषि सूखा भी कहा जाता है। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 40, पन्ना पारा पल्ली नगला स्थानीय नाम भारत के किस भारतीय अधिवास से संबंधित है? ठीक है, ए है अर्धपुंज, बी है पूर्वा, सी है छितरा हुआ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सब पूर्वा अधिवास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, कोपेन के भारतीय जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित देखना है। ए है जो है AMW उष्णकटिबंधीय समाना, बी है AS उष्णकटिबंधीय शीत आर्द्र, सी जो है CWG यानी टुंड्रा जलवायु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही सुमेलित है वह है बी AS उष्णकटिबंधीय शीत आर्द्र, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यानी जो ठंडी है वह आर्द्र हो, तो यही सुमेलित है। AMW जो होता है यह समाना नहीं होता है, AW रहता तब समाना हो जाता, यह AMW जो है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। ठीक है, मानसूनी हो जाएगा, जबकि CWG जो है यह गंगा का मैदान हो जाएगा, गंगा का मैदान। ठीक, इसलिए केवल और केवल बी इसमें सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 43, वायु के क्षैतिज प्रवाह से ऊष्मा का अंतरण कहलाता है। ठीक, ए है संवहन, बी है अल्बिडो, सी है अभिवहन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिवहन है इसका राइट आंसर, अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 43, महासागरीय जल में वह परत जिसमें बढ़ते गहराई के साथ तापमान में तीव्र ह्रास होता है कहलाता है। तो यहाँ बढ़ते गहराई के साथ तापमान में तीव्र ह्रास कहलाता है, उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक है, जो थर्मोक्लाइन परत होती है वह 300 से 1000 मीटर के बीच होती है यह परत। ठीक, समुद्र में गहराई में यहाँ पे तेज़ी से तापमान लवणता और घनत्व तेज़ी से बदलता है यानी घटता है, और तापमान तो घटता है लेकिन लवणता और घनत्व दोनों बढ़ता है। अगर घनत्व बढ़ रहा है तो पाइक्लोक्लाइन, अगर लवणता बढ़ रही है तो हेलोक्लाइन, और तापमान घट रहा है तो थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए है वायव्य परिकल्पना कांट महोदय, बी है ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन व मोल्टन, सी है निहारिका परिकल्पना लाप्लास, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सुमेलित है? तो ए डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी सभी जो है
यह सुमेलित है। वायु बराक की परिकल्पना जो था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट महोदय ने दिया था। ग्रहाण परिकल्पना जो था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित चेम्बरलिन व मोल्टन महोदय ने दिया था। जबकि निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित था, इसको लाप्लास महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, चतुर्थ सेवाओं की नवीन प्रवृत्ति यानी KPO है। ठीक है, क्या है KPO? तो देखिए, ए है नॉलेज प्रोफेशनल आउटसोर्सिंग, बी है नॉलेज प्रोफेशनल आउटपुट, सी है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो चतुर्थ क्रियाकलाप होता है, ठीक है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप, इसमें जो चतुर्थक क्रियाकलाप है उसमें एक नई प्रवृत्ति आई है KPO। वह किससे इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है क्या है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, वनों के कटाई से आमतौर पे घटती है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा वनों की कटाई से आमतौर पे क्या बढ़ती है, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या घटती है। ठीक है, तो ए है मृदा अपरदन, बी है वर्षा, सी है सूखा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो वनों की कटाई से वर्षा की मात्रा निरंतर घटती है, जबकि वनों के कटाई से क्या बढ़ती है अगर पूछ रहा है तो मृदा अपरदन बढ़ेगी, सूखा बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो जो कार्तिक मास में उष्मा मतलब गर्मी होती है वह किससे होती है? जो कहते हैं मानसून का निवर्तन से। ठीक है, मानसून का निवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियां के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी है शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी है आर्द्र पर्णपाती वन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी आर्द्र पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में 16 वन पाए जाते हैं। जो भारत में 16 वन पाते थे यह शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ठीक है, भारत में जो 16 वन होते हैं। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? ए है नीलगिरी पहाड़ियों पे, बी है अन्नामाई पहाड़ियों पे, सी है पालनी पहाड़ियों पे, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों को विस्थापित कर देती हैं? ठीक है, कौन सी भूकंपी जो तरंगें हैं चट्टानों को विस्थापित कर देती हैं? ए है यस तरंगे, बी है पी तरंगे, सी है धरातली तरंगे यानी यल तरंगे भी इसको कहा जाता है, धरातली तरंगों को, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो धरातली तरंग होती है यह चट्टानों को क्या करती है? विस्थापित कर देती है। जबकि यस तरंगे जो होती हैं चट्टानों में उभार एवं गर्त पैदा कर देती है, और पी तरंगे चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव उत्पन्न कर देती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी सरिता प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती तथा भौमिकी संरचना के प्रतिकूल प्रवाहित होती है? देखते हैं कौन सा है। ए है अनुवर्ती सरिता, बी है परवर्ती सरिता, सी है पूर्ववर्ती सरिता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त में पूर्ववर्ती सरिता। यह क्या करती है? प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती है और भौमिकी जो संरचना होती है उसके प्रतिकूल प्रवाहित होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, आर्द्र प्रदेशों की नदियों को किस नाम से जाना जाता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ के जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो नदियाँ बहती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं इफ्लुएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इफ्लुएंट। जबकि शुष्क प्रदेशों में जो नदियाँ बहती है उसको कहते हैं इनफ्लुएंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, अपरदन के किस कारक द्वारा प्लंज पुल का निर्माण होता है? ठीक है, प्लंज पुल। ए है हवा द्वारा, बी है भूमिगत जल द्वारा, सी है सागरी लहरों द्वारा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपरदन के किस कारक द्वारा प्लंज पुल का निर्माण होता है? यह होता है नदी द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन में नदी है ही नहीं, हवा है, भूमिगत जल है, सागरी लहर है। ठीक है, तो प्लंज पुल को एक और नाम से जाना जाता है अवनयन कुंड। अवनयन कुंड आप लोग पढ़े होंगे, इसी को कहते हैं प्लंज पुल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसे भूजिह्वा कहा जाता है? भूजिह्वा, ए है स्पीड को, बी है स्टैक को, सी है हुक को, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूजिह्वा स्पीड को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55,
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है? ए है नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है अफगानिस्तान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अफगानिस्तान जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, ठीक है, म्यांमार और भारत, यह सब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। निम्न में से कौन सा पहला पत्तन आधारित लौह इस्पात संयंत्र है? निम्न में से कौन सा पहला पत्तन आधारित लौह इस्पात संयंत्र है? ए है सेलम इस्पात संयंत्र, बी है बोकारो इस्पात संयंत्र, सी है बिजाग इस्पात संयंत्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बिजाग जो इस्पात संयंत्र है पहला पत्तन आधारित लौह इस्पात संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है लगभग? ए है 90 किलोमीटर ऊंचाई पे, बी है 120 किलोमीटर, सी है 100 किलोमीटर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 120 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक इस समय है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 59। किस प्रकार के लौह अयस्क को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है? ठीक है, तो किस प्रकार के लौह अयस्क को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है? तो ए है लिंगनाइट, बी है मैग्नेटाइट, सी है लिमोनाइट, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लिमोनाइट होता है इसको ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है, ठीक है, जबकि लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा हीरा। आप लोग ध्यान देंगे। विश्व में सबसे बड़ा पत्तन कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह है संघाई में, ठीक है, संघाई जो पत्तन है वह सबसे बड़ा पत्तन है। क्वेश्चन नंबर 61। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली है, मतलब जो सेंट पीटर्सबर्ग है और व्लादिवोस्तोक जो है उसको जोड़ने वाली जो रेल प्रणाली है उसका क्या नाम है? ए है अल्ताई रेलवे, बी है ट्रांस बाइकाल रेलवे, सी है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। यह कहाँ पे है दोनों? यह सेंट पीटर्सबर्ग भी रूस में और व्लादिवोस्तोक भी रूस में, इसको जोड़ने वाली है, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन फसलों के आधार पर विषम है? निम्नलिखित में से कौन फसलों के आधार पर विषम है, ठीक। ए है गेहूँ, बी है ज्वार, सी है मक्का, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन विषम है? तो इसका राइट आंसर है ए, यह विषम है। गेहूँ जो है यह रबी की फसल है, ठीक, जबकि ज्वार और मक्का, ज्वार जो है और मक्का दोनों क्या है? खरीफ की फसल है, इसलिए ये जो है विषम है, वो रबी की है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले शामिल हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसमें कितने जिले शामिल है? ए है 4, बी है 6, सी है 1, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसमें 2 जिले हैं, ठीक है, केवल 2 जिले, 1 और 2, ठीक। पहला है एक लद्दाख है, सॉरी लेह है, लेह जिला है, और एक है कारगिल। आप लोग ध्यान देंगे, लेह और कारगिल। क्वेश्चन नंबर 64। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ए है दिल्ली, बी है लद्दाख, सी है जम्मू कश्मीर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वह है लद्दाख, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 66। भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन उत्थान और जलमग्नता के कई चरणों से गुजरता है? भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन उत्थान और जलमग्नता के कई चरणों से गुजरता है? ए है हिमालय क्षेत्र, बी है प्रायद्वीपीय पठार, सी है उत्तरी मैदान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है यह
कई चरणों से होके गुजरा है, उत्थान और जलमग्नता के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। ठीक, काली और नदियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन हुआ है, तो काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो ए है नेपाल, बी है कुमायूं, सी है असम, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नेपाल हिमालय है वह काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 68, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर तीनों जो हैं म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो जोजिला दर्रा है वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ए है जास्कर, बी है लद्दाख, सी है धौलाधर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जोजिला दर्रा है वह जास्कर श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जन्म किस वर्ष हुआ है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका जन्म वर्ष है। ठीक, ए है 1972, बी है 1872, सी है 1884, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जन्म वर्ष है 1884। क्वेश्चन नंबर 71, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है। ठीक, ए है भूमध्य रेखा वह उत्तरी ध्रुव, बी है भूमध्य रेखा वह पश्चिम की तरफ, सी है भूमध्य रेखा वह पूर्व की तरफ, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य रेखा वह पश्चिम की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो जो महाद्वीप और महासागर हैं, ए है द्वितीय श्रेणी के, बी है तृतीय श्रेणी के, सी है चतुर्थ श्रेणी के, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महाद्वीप जो महासागर हैं वह प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी के। ठीक है, उच्चावच हैं, जबकि जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं वह पर्वत, पठार, मैदान। और जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं वह तमाम जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं नदी अपरदन द्वारा, निक्षेप द्वारा, ठीक है, वायु अपरदन निक्षेप द्वारा, ये सब हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 73, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है। जो महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है। ए है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, बी है चतुष्फलक परिकल्पना, सी है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है वह महाद्वीपीय विस्थापन की नवीनतम संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 74, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है। ए है तटीय प्रवाल भित्ति, बी है अवरोधक प्रवाल भित्ति, सी है एटाल प्रवाल भित्ति, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एटाल प्रवाल भित्ति है वह घोड़े के नाल व मुद्रिका के समान होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75, गंभीर सागरी मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर और सी है हिंद महासागर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गंभीर सागरी जो मैदान है उसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जबकि महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल का सर्वाधिक विस्तार जो है अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और सर्वाधिक चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट वह आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था। ए है वारेनियस, बी है कांट, सी है हम्बोल्ट, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है यह कांट महोदय ने कहा था। शायद यह क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन पहचाना है महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में। ए है यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है, बी है इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है, इसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई असत्य इसमें से नहीं है, सभी यह सत्य है। ठीक है, इसकी संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग बिल्कुल सही है, औसत गहराई 200 मीटर है बिल्कुल सही है, इसका ढाल औसत 1 डिग्री है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई असत्य है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 78, समुद्री जल की औसत लवणता है। ए है 20%,
बी है 25%, सी है 30%, डी है उपरोक्त में से कोई एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो समुद्री जल की औसत लवणता है वह है 35, ठीक है, 35 है। तो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक, 35 है। क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो ए है 32%, बी है 52%, सी है 68%, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेटल में पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं 80, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ठीक है, तो जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है किन किन यानी किस किस के बीच सीमांकन करता है? ए है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को, बी है मिस्र और सूडान को, सी है अमेरिका और कनाडा को, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वह अमेरिका और कनाडा को पृथक करता है यानी अलग करता है। ये था बिहार पीजीटी का भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 8। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।